है समता आवाज़ टीवी की टीम जा रही है बुलंदशहर, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से एक पुस्तकालय का विमोचन है और मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों आज हमारे साथ हैं और कुछ सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बहुजन समाज, बाबा साहब ने भी कहा था कि जो मैं लिखकर छोड़ के जा रहा हूँ, जब हमारा समाज उसको पढ़ेगा, जागृत होगा, तो कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए वो इस देश के अंदर एक जंग छेड़ेगा, जिससे कि वो अपने अधिकार और जो अपने हक हकूक़ है उसको मिल पाएँ। तो सर, आज पुस्तकालय का विमोचन है, पुस्तकों से कहीं ना कहीं बड़ा लगाव रहा है हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने इतिहास पुस्तकों से ही बनाने की कोशिश की, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने इतिहास से सबक ले पाए। तो क्या लगता है कि जो पुस्तकालय आज बुलंदशहर के अंदर आज विमोचन जिसके लिए आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो बुलंदशहर जैसी एक जो क्रांति की ज़मीन है, जहाँ से बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं, वहाँ पर इतना देर से, कुछ थोड़ा लेट हो गया, लगभग 70 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है कि हजारों की संख्या में वहाँ पर आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ा एक सुंदर अवसर है मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि ये मेरा जो जनपद है बुलंदशहर, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा पला, और यहीं से आज मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी मुकाम बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे देखने का अवसर मिला है। और आज मैं अपने गृह जनपद में ही एक पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए आज हम माननीय ओपी सागर साहब, जो कि महासंघ के डिप्टी चेयरमैन हैं और IPS अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कम से कम 13-14 जिलों के वो पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा की है, और IPS के पद पर रहते हुए भी उन्होंने इस आंदोलन का वो पिछले 15, 20, 25 साल से बराबर हिस्सा रहे हैं। तो आज हम दोनों लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलंदशहर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो पिछले दिनों 3-4 कार्यक्रम बुलंदशहर ज़िले में हुए, पहला कार्यक्रम शिक्षकों का हुआ, उसमें भी हमको शिरकत करने का अवसर मिला। दूसरा, मेरे जो ग्राम जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, और तीसरा कार्यक्रम अब ये आज बाबा साहब अम्बेडकर के पुस्तकालय के उद्घाटन के रूप में हो रहा है। तो मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी मान्यता है कि ऐसे पुस्तकालय हमारे ज़िले के हर गांव में बनने चाहिए। वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की और उनके जीवन दर्शन पर जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय के अंदर हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो भी आर्थिक सहयोग हम इस विषय में दे सकते हैं, निश्चित रूप से हम देंगे। और ये उद्घाटन आज हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है, हमारे बच्चों को पढ़ने का, पढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का। और ये मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ऐसे पुस्तकालय जब गांव-गांव के अंदर बनेंगे तो हमारे समाज के, हमारे बच्चों के उत्थान के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे। सर, हजारों ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे पुस्तकालय हजारों की तादाद में खुले, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव में, देखरेख के अभाव में, कहीं आर्थिक अभाव में, वो बहुत जल्द पटल से गायब हो गए। देखिए, ये अंदानी साहब आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारे समाज के अंदर आर्थिक जो तंगी है वो देशव्यापी है। देश के हर कोने में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग आर्थिक तंगी के शिकार हैं, उनके पास आर्थिक संसाधनों की बड़ी भारी कमी है। मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन को पिछले करीब 25 साल से एज ए राष्ट्रीय महासचिव में देख रहा हूँ। तो मेरा तो ये अनुभव है कि जो सरकार की नौकरी में लोग आने में कामयाब हुए, अगर 32 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज की है, उसमें से मात्र 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए, और वही लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। शेष समाज अभी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। गाँव में बहुत बुरी हालत है, लोगों के पास में रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है। सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी कोताही करती है। चाहे सरकार, देखिए मैं यह कहना चाहूँगा, सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, गरीब आदमी के डेवलपमेंट का किसी भी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग देश की उन्नति के लिए 24 घंटे काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ईंट उठाते हैं, सरिया उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में जाकर धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, तब जाके इस देश को कृषि प्रधान बनाते हैं। और ऐसी 1/4 आबादी जो कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नाम से जानी जाती है, उसके विकास का, उसके डेवलपमेंट का किसी भी सरकार के पास में किसी भी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। और मेरा ये मान्यता है, मेरी ये मान्यता है
कि अगर देश के एक चौथाई सेक्टर के विकास की बात किए बिना जो लोग देश के विकास की बात करते हैं, ये पूरी तरीके से बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत की सरकार से ये मांग करूंगा कि अगर आप राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस देश के आदिवासी, मूल निवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, बहुजन समाज का विकास करने की योजना लाइए। उनका चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस आप कार्यक्रम लाइए। जिस तरीके से मैं यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, तेल कंपनी, बैंकों का, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्पेशल रिक्रूटमेंट हुए, सरकारी क्षेत्र में SC/ST समाज के लोगों को आने का अवसर मिला। और वही एक स्वर्णिम काल में मानता हूँ इस भारत के इतिहास में कि SC/ST के चंद परिवारों को, 40 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर आने का अवसर मिला। आज की तिथि में तो यह है कि साहब कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है किसी प्रकार का, और बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का कोई मतलब नहीं बचा है। देश में सरकारें सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने में तुली हुई हैं और निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई पहल नहीं हो रही है। और देश में जो सरकारी क्षेत्र में लोग SC/ST समाज के आए थे, 40 लाख लोग, वो घट करके अब करीब 14 लाख के आसपास आ गए हैं। करीब 26 लाख लोग सरकार की नौकरी से VRS CRS के माध्यम से बाहर हो गए हैं। नई भर्ती नहीं हो रही है और पुराने लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट SC/ST समाज का सरकार की नौकरी में आने से हुआ था, वो पूरी तरीके से मैं ये मानता हूँ कि 10 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा और सरकार की नौकरी में गिनती के लोग बचेंगे। और सरकार अगर इस विषय में ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद नहीं किया, देश में पैदा होने वाले रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, उद्योग धंधों में SC/ST समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान नहीं किए, तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में SC/ST समाज की जो स्थिति है उसको बिगड़ने से कोई रोक पाएगा। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत की सरकार से ये मांग करूंगा कि अमेरिका के प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी सिद्धांत को भारत में वो लागू करे। यहाँ पर देश में जो भी रोजगार पैदा होते हैं उनमें हमारी संख्या के अनुपात में हमारे डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। हमारा जो SC प्लान, टाइप सब प्लान का पैसा 4 लाख करोड़ रुपया हर साल बजट में बनता है, उस पैसे से हमारे गरीब बच्चों के लिए तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बना करके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान हो। ये क्षेत्र में इसलिए आरक्षण होना चाहिए क्योंकि जो जमीन सरकार दे रही है उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर दे रही है, और जो बैंकों का पैसा है वो सरकार का पैसा है, उद्योगपतियों का अपना कुछ भी नहीं है। विजय माल्या जी की अगर बात करें तो उन्होंने किंगफिशर जहाज एयरलाइन बनाया, वो सारा पैसा बैंकों का था, उनका अपना एक भी पैसा नहीं था और वो पैसा लेकर के वो यहाँ से भाग गए। इसके अलावा और बहुत सारे मोदी हैं, कितने सारे लोग हैं जो बैंकों का पैसा हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। तो मेरा कहना यह है कि जब पैसा ही सरकार का है और जमीन भी सरकार सस्ते दरों पर दे रही है, तो सरकार इस बात में कोताही क्यों बरत रही है कि निजी क्षेत्र में कानून पास क्यों नहीं करती कि SC/ST के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। तो मैं आज ये मांग करूंगा भारत की सरकार से कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करे, देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में SC/ST के लोगों की, उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करे, और जो भी उद्योग धंधे देश में चल रहे हैं उनमें हमारे लोगों को उद्यमी बनाने के लिए पहल करें। सागर साहब, जैसा कि चौधरी साहब ने इतने सारे पहलुओं को छुआ, कहीं ना कहीं 70 साल के अंदर कितनी अनदेखी इस बहुजन समाज साथ की गई है, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर, और आप लगातार पिछले 4 दशकों से सरकार की सेवा करते रहे, दिन रात आपने एक किया है सरकार के लिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जैसा चौधरी साहब ने जो आरोप लगाए हैं कि ये काम नहीं हुए हैं इस समाज के साथ में, क्या वो आपको लगता है कि सही है? निश्चित रूप से सही है। देखिए, हम अगर वृहद परिदृश्य में देखें तो बहुत सरकारों की यद्यपि मंशा रही है, जैसा ने जैसे जिक्र किया स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, लेकिन ये जो स्कीम्स हैं इस तरीके से देखिए, गरीब कौन है आज की तारीख में भी अगर देखें तो गरीब में है क्यों? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स सबसे ज़्यादा गरीब हैं। उनको हम लोग जो है गरीब मानने की कोशिश नहीं करते, कहते हैं कि वो सारी हम जो स्कीम्स हैं उनके लिए लागू कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से लागू थोड़ी ना हो रही है, यही दिक्कत है। और जो इन्होंने कभी भी ऐसी कोई
सेंसस नहीं की, ऐसी जनगणना नहीं की कि इनमें किस तरीके के हमें प्रयोग करने चाहिए जिससे कि हमें उनको सबको आगे बढ़ाया जाए। आज भी वहीं उसी स्तर पर है। सरकारी नौकरियों में कुछ लोग आगे बढ़ गए थे, वो भी फिर पीछे घिसटते चले आ रहे हैं। ये स्थिति अगर बनी रहेगी तो पहले से और बुरी दशा हो जाएगी। ज़मीनें उनकी छीन गई क्योंकि गरीबी के कारण उन्होंने ज़मीनें बेच दी। पट्टे की ज़मीनें भी नहीं, उन पर कभी कब्ज़ा नहीं मिला। और जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स का पैसा भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। और जो जहाँ जैसी स्कीम ज़रूरत है उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। हम एक सामान्य स्कीम बना देते हैं, उस योजना में वो हर व्यक्ति को एक समान करते हैं, जबकि सबकी ज़रूरतें एक सी नहीं होती है। हम बीमारी का किसी को ज़रूरत है, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी को मकान की ज़रूरत है, सारी चीज़ों को एक साथ समावेश कर देते हैं। वो उससे क्या होता है कि पूरकता नहीं होती, वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसका एक फिर उद्देश्य विफल हो जाता है, वो निरर्थक हो जाती है। तो इसलिए हमें आज ये इस मौके पे सभी सरकारों को ये चाहिए, प्रदेश सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, किस तरीके की क्या आवश्यकता है। हम आरक्षण की बुराई करते करते इतना ज़्यादा उसको बदनाम कर दिया है कि आरक्षण तो अब लगता है कि कोई गाली थी, जबकि आरक्षण इतनी सोची समझी व्यवस्था है जिसको कि आज भी उसी हालात में वो बना के रखना है और ज़्यादा बढ़ा के देना है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से देना है। यहाँ उसमें कटौती करने की हर जगह कोशिश की जाती है। सागर साहब, आप बात करते हैं गरीबों की, गरीबों को एक स्तर पर लाने की, दूसरी तरफ आप आरक्षण की भी बात करते हैं। तो आज इस पूरे देश के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण की लहर चली हुई है। हर जगह ये मुद्दा बना हुआ है, एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है कि एक तबका, जो देश का एक तबका है, वो आर्थिक आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग जातीय आरक्षण की बात करते हैं। तो क्या किस तरीके से दोनों में समावेश हो पाएगा? आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात तो बहुत ही बेईमानी है। इसलिए है कि जातिगत भेदभाव को लेके सारी समस्याएं हुई हजारों साल से, और उस जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए ये हुआ कि हम इनको समानता के स्तर पर लाएंगे, इनका उत्थान करेंगे, इसलिए आरक्षण दिया गया। अभी आर्थिक आधार पर तो आरक्षण की बात जो लोग करते हैं, ज़रा उनसे ये पूछिए, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद, वो तो आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो जब मंदिर जाते हैं तो क्यों धुलाई होती है? मुख्यमंत्री जो है मंदिर जाते हैं वो तो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो मंत्री लोग जाते हैं और लोग जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को मैं बताता हूँ कि अधिकारी जो है ज़िले में तैनात होते हैं, उनके मातहत उनको वो सम्मान नहीं देते। तो ये आर्थिक आधार थोड़ी है, वहाँ तो जातिगत आधार ही है, और जातिगत आधार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और हम जातिगत आधार पर आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। ये तो सोची समझी रणनीति है। अभी मैं बता रहा हूँ, षड्यंत्र है। चौधरी साहब ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। आपने सरकारी जो नौकरियां हैं 40 लाख से घटा के उसको 18 लाख भी ले आए, उनमें जो है आरक्षण ख़त्म करते जा रहे हैं, नौकरियां दे ही नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे हमारे नेतागण हो गए हैं, उन्होंने कहा सरकारी पदों पे भर्ती नहीं होगी, सब कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे लोग कहीं आरक्षण थोड़ी ना पाएंगे। प्राइवेट कंपनीज में, निजी क्षेत्रों में हमारे लोग आरक्षण नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जो हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, औद्योगिकरण में कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनमें हो, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको क्रियान्वयन करने में हो, हम ठेकेदारी में आरक्षण दें। हम इस तरीके की जो भी सरकार से तो हमें फेयर प्राइस शॉप्स मिलती हैं, शराब की दुकानें मिलती हैं, या जो भी आवंटन सरकार की ओर से होते हैं, उनमें तो हम आरक्षण लागू करा सकते हैं। लेकिन नियत नहीं है। अगर नियत हो जाए तो शायद आरक्षण तभी लागू हो पाएगा। निजीकरण आप कर रहे हैं, ठीक है, निजी क्षेत्र में भी हमें बराबर का वही आरक्षण दिया जाए जिसके हम जनसंख्या के आधार पे हकदार हैं। चौधरी साहब, लगातार देश के अंदर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज को बहुजन समाज की श्रेणी में रखकर
उनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं बहुजन समाज का कुछ तबका है जो ओबीसी समाज के अंदर भी आता है। जैसे हम उदाहरण ले तो यादव समाज को ले लेते हैं, वो अपने आप को स्वर्ण और क्षत्रिय से कम नहीं समझते हैं। और देश के अंदर बहुत सी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर यादव समाज सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर आता है शूद्र समाज के साथ। वो अपने आप को स्वर्ण और क्षत्रिय समझता है। लेकिन कहीं जब इनको मुंह की खानी पड़ती है, जैसे कि अखिलेश जी ने जब अपनी कुर्सी छोड़ी और उनकी कुर्सी को गंगा जल से नहलाया गया, तो उनके बयान आते हैं कि मैं तो अभी तक अपने आप को फॉरवर्ड ओबीसी समझता था, लेकिन इन्होंने तो मेरी औकात मुझे बता दी, मैं तो बैकवर्ड से भी गया गुजरा हूँ। तब इनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका रोष जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। देखिए, ये टोटली तानिसाब अज्ञानता है। हमारे समाज में धीरे धीरे जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन फैला, तो हमारे लोगों को भी इस सब चीज़ को समझने का अवसर मिला। और ओबीसी समाज अभी भगवान कृष्ण को मानते हैं, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, और पूजा पाठ करने में उनका अभी भी बहुत बड़ा भरोसा और बड़ा यकीन है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे भी SC ST समाज के लोग अभी इस पकड़ से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये जो एक वर्ग विशेष के द्वारा ये जो व्यवस्था बनाई गई है गरीब बनाने की, गुलाम बनाने की, छोटा बनाने की, ये इस समस्या से उभरने का सबसे बड़ा रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को और भगवान बुद्ध के दिव्य धर्म को अगर हम सब लोग अख्तियार कर लें, SC ST और OBC के लोग। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि SC और ST ये प्रभावित इस देश में ज़्यादा हैं और OBC के लोग भी प्रभावित हैं, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा इसलिए कम है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो SC ST के लोगों से थोड़ी बेहतर कई जगह देखी जाती है। लेकिन जब ये देश का सिस्टम काम करता है तो ना SC को बकसता है, ना ST को बकसता, ना OBC को बकसता, ना माइनॉरिटी को बकसता है। इन सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन वार लेवल पे किया जाता है, लेकिन इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन SC ST के लोगों के साथ किया जाता है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैं एक मुसलमानों की सभा में अभी पिछले दिनों बोल रहा था, मैंने कहा कि मैं मुसलमानों से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आज अपने आप को इस देश के अंदर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल जो है इस देश के नागरिक नहीं माने जा रहे हैं। आपके साथ में जो व्यवहार हो रहा है उससे आप पूरा समाज आपका आहत है। लेकिन मेरा एक सवाल है आज मुसलमानों के इस पूरे समुदाय से जो सामने बैठा हुआ है, क्या आप लोगों ने जो भी हिंदू वर्ग है जो हमारे साथ अत्याचार अन्याय करता था, उनका देखा देखी आपने भी हमारे साथ बराबर अत्याचार किया? तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमें इस बात का बहुत दुख है और हमें खेद है और हम इस बात के लिए हम माफ़ी मांगेंगे। समझ में आता, हमने भी वो गलती की और हमको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज समय यह है कि हमको SC को, ST को, OBC को, माइनॉरिटी को एक साथ आना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार की गति थोड़ी धीमी है। और मेरा ऐसा मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में इस देश का SC भी, ST भी, OBC भी इस हिंदूवादी सिस्टम से की पकड़ से बाहर निकलेगा और आने वाले समय में माइनॉरिटी, SC ST और OBC मिलकर के इस देश के अंदर समय राज करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। चलिए, ये तो ही OBC की जो OBC के अंदर जो बड़ी जातियाँ हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में मीना समुदाय कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा पर अभी पिछले बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम हुए मीनाओं के, तो लगता है कि मीना समाज भी बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेघवाल समाज जो ST का अभिन्न अंग है, वो भी अपने आप को स्वर्ण और क्षत्रिय समझता है और स्वयं अपनी उपजातियों पर वो अत्याचार करता है। देखिए, जो अभी आपने कहा, मीना समाज में भी एक चौकीदार मीना है, एक जमींदार मीना है। जो पिछले दिनों 2-3 कार्यक्रम अभी शाम खाटू में और पिछले दिनों बांदीकुई शायद दूसरा स्टेशन था, बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पर किए और कोटा में किए, कोटा, हाँ। तो वहाँ पर जो ये कार्यक्रम हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में आकर के अपने आप को समर्पित करने का एक जो अभी पिछले दिनों फैसला किया है, उनका कदम बहुत सराहनीय है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मीना समाज में भी 2 वर्ग बने हुए हैं, चौकीदार मीना और अपना जमींदार मीना, उनमें भी आपस में एक बड़ा बाइफर्केशन है, बड़ा फ़र्क है। और मीना समाज के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि वो ST के रिजर्वेशन का पूरा लाभ लेते हैं। और मैं ये कहूँगा कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो मीना समाज का आदमी है वो IAS IPS में पूरे देश के अंदर IRS में फैला हुआ है। लेकिन क्योंकि वो भी राजस्थान के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न कौम है, एक मार्शल कौम मानी जाती है, कई बार ऐसा देखने में आया है कि हिंदूवादी व्यवस्था की पकड़ से वो लोग भी अभी बाहर नहीं निकल पाए। तो मेरा आपके TV चैनल के माध्यम से मीना समाज, जो कि एक मार्शल कौम हमारी ST समाज की मानी जाती है,
उससे निवेदन है कि आप लोग अपनी स्थिति को समझें और आप लोगों का अगर जो विकास हुआ है वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए 22.5% यानी 15% जमा 7.5% के आरक्षण से आप लोगों को ऊपर आने का अवसर मिला है। तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आप माने, जाने और उसका अपने जीवन में अनुपालन करें और SC ST के बीच में जो भेद पिछले दिनों से बना हुआ है उसको मिटाने के लिए आप सब लोग आगे आए। मेघवाल समाज, जहाँ तक मेघवाल समाज की बात है, ये आपने आज जो मुझे बात बताई है मेरे लिए भी एक नई जानकारी है। मैं इस विषय पर, मेघवाल समाज हमारा बड़ा सक्षम समाज माना जाता है राजस्थान का, और जहाँ भी देखते हैं सरकार की नौकरी में भी मेघवाल समाज के लोगों को बड़ी भारी संख्या में आने का अवसर मिला है। तो मेघवाल समाज से तो हम ये आशा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को मेघवाल समाज को फैलाने की दिशा में आगे आना चाहिए और अगर उनके अंदर ये भ्रांति फैली हुई है तो उस भ्रांति को उनको दूर करना चाहिए, इस भ्रम से निकलना चाहिए और SC ST जो एक बाबा साहब नाम देकर गए हैं उस SC ST की एकता को मजबूत करने के लिए मेघवाल समाज को एक पहल करनी चाहिए। और राजस्थान में मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में मेघवाल समाज की एक बड़ी सभा का आयोजन हम करवाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको भी हम आमंत्रित करेंगे और अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो उसको ठीक कराने के लिए हम अपना हर संभव प्रयास करेंगे। सागर साहब, अभी आप सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और पूरा समाज, आप इस समय जो आपका पूरा समय है वो समाज हित में लगा रहे हैं, तो अभी आपकी आगे भविष्य की क्या क्या रणनीति है, किस किस संगठन के साथ आप जुड़े हैं? मैं समाज के हर उस संगठन के साथ जुड़ा हूँ जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए काम करता है, क्योंकि जो बेसिक उद्देश्य है हमारे इन सब का अपलिफ्टमेंट, कैसे इनका उद्धार किया जाए, कैसे इनको ऊपर लाया जाए, उस सब के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले इनमें आपस में एकता हो। विभिन्न जातियों, प्रजातियों, उपजातियों में, क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अभी आप बात कर रहे थे मेघवाल समाज अपने आप को अलग, एक दूसरे से सुपीरियर मानने लगे। OBC की बात आप कर रहे थे, OBC बिल्कुल सही बात है। OBC हमेशा से अपने आप को सुपीरियर मान के और सवर्ण में घुसने की कोशिश करता रहा, हालांकि उन्होंने कभी घुसने नहीं दिया। हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ में हर तरीके का भेदभाव, पक्षपात इस देश में होता रहा है और हो भी रहा है। मुस्लिम्स को हमेशा हम उसी नज़रिए से देखते हैं कि ये जो है वो आतंकवादी वाले वर्ग में उसी को बिलोंग करते हैं, उसी को ये जो है प्रश्रय देते हैं, शरण देते हैं, शेल्टर देते हैं। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं, अगर ये जो है इन्हें इस देश से प्यार नहीं होता, भारतवर्ष से प्यार नहीं होता, तो ये बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए होते। क्यों इस देश में रहते? बहुत सारे लालच नहीं थे कि बहुत बड़ी उनको यहाँ पे ज़मीन जायदाद रही होगी। जिनके पास ज़मीन जायदाद थी वो छोड़ के चले गए। नवाब लोग जो हैं जिनके पास में सरमाएदार लोग थे वो छोड़ के चले गए। गरीब तबका सारा यहाँ रहा, क्योंकि उसको इस देश से जाने में कोई भलाई नहीं लग रही थी। तो हम आज भी उनके साथ में भेदभाव करते हैं, उनको उस पक्षपात पूर्ण नज़रिए से देखते हैं, हम उन्हें अपनाते नहीं। बहुजन समाज का अभिन्न अंग होते हुए हम लोगों ने भी उनको साथ लेने की कहाँ कोशिश की। मानवर काशीराम जी ने एक सपना देखा, सपना ताने वाला बुना, और उसके बाद में 85% जो जिसमें कि माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा अहम 14-15% का उनका भी योगदान है। OBCs का बहुत योगदान था। तो OBCs में जो हमारे सो कॉल्ड अग्रणी जातियाँ हो सकती हैं, जाट हैं, गुजर हैं, और ये लोग जो हैं ये साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन काफ़ी हद तक जो निम्न जातियाँ OBC की थी वो उन्होंने साथ आने को स्वीकार किया, क्योंकि उनकी कमोबेश परिस्थितियाँ वही थी, जिसका नतीजा हुआ यूपी में तो 4 बार सरकार बनी और जगह भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा, वोटिंग परसेंटेज हर जगह बढ़ा है, क्योंकि इन लोगों ने एका दिखाया। लेकिन अभी भी बहुत कमी है। हमें राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत काम करने के लिए एकत्र हुई, लेकिन वो जो अपेक्षाएं थी बहुत अधूरी रह गई, इतनी ज़्यादा अधूरी रह गई कि उसमें जो है हमें उसका विकल्प सोचने की ज़रूरत आज पड़ी है। आप बसपा की बात करते हैं, आप बहन कुमारी मायावती जी की बात करते हैं, आप बसपा के विकल्प की भी बात करते हैं, और आप भीम आर्मी के मंच पर भी दिखाई देते हैं।
हाँ, मैं तो भीम आर्मी का समर्थक सही हूँ, उनको भीम आर्मी को मैं इस समय तो भीम आर्मी प्रमोट कर रहा हूँ। भीम आर्मी बसपा का विकल्प बनकर आने की सोच रही है। अभी वो बात हम लोगों ने उतनी गहराई से नहीं सोची है, लेकिन अगर बसपा इसी प्रकार से अपना जो लालची प्रवृत्ति में बनी रहेगी, उसको समाज की चिंता नहीं रहेगी, तो फिर अल्टीमेटली उसका विकल्प तो बनाना ही पड़ेगा। और हम 85% को साथ लेके चलने की भीम आर्मी में भी बात कर रहे हैं। हमारा भीम आर्मी जो है मुस्लिम समाज में भी हमारी जहाँ जहाँ बात हुई है वो सब आज भीम आर्मी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। ओबीसी में गुजर समाज हमें, जाट समाज हमें जो है भीम आर्मी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। सारी अन्य जातियाँ, विशेषकर इन सभी जातियों में यूथ वर्ग आज जो है भीम आर्मी के साथ इसलिए जोड़ना चाहता है क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर जी के ऊपर कितना जुर्म हुआ, इतने मुकदमे लादे गए हैं। और वही नहीं, उनके अलावा भी जो जहाँ जहाँ मौका लगा है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन प्रदर्शन हो, पूरे देश भर में जहाँ भी मौका लगा इनसे अधिक उनकी प्रताड़ित करने के लिए भारी भारी धाराओं में मुकदमे किए गए, जेल भेजा गया, ऐसे उनके ऊपर अत्याचार किए गए जैसे कि वो इस देश के वासी ना हों। वही स्थिति ये है। मामूली सा मामला है, गाज़ियाबाद में भी 3 दिन पहले शादी के पार्टी में, तो लोगों को बुरा लगता है कि भीम आर्मी के संस्थापक या चंद्रशेखर जी के साथ में इतने लोग क्यों चल रहे हैं। उसमें वेपन लेके, वेपन कोई इलीगल वेपन तो था नहीं, सारे असलाधारी वेपन थे। और हम जो दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि उसने गनर और वो लेके चल रहा था, जो वैलिड चीज़ें हैं। शासन ने अगर किसी को गनर दिया है, वो व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है, उसके साथ में गनर जाएगा ही। जो असलाधारी हैं, अगर उनके पास में असला है तो लेके भी साथ चलेंगे। अब उसको प्रदर्शन थोड़ी ना माना जाएगा। कोई भी बंदूक तो जेब में रख भी नहीं सकता, रिवॉल्वर पिस्टल तो जेब में रख के चल सकता है। लेकिन हमें चूँकि नीचा दिखाना है, हमें प्रताड़ित करना है, हमें जो है भारी भारी धाराओं में फंसा के इन्हें हतोत्साहित करना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप भीम आर्मी को एक संगठन मानते हुए उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, और कहीं ना कहीं आपने कहा भी कि जैसे कि भीम आर्मी में सारे युवा जुड़ रहे हैं। एक हिंदी में फिल्म आई थी धूम, बहुत अच्छी धूम मचाई उसने। उसके बाद उसका रीमेक बना धूम 2, फिर धूम 3। उसी की तर्ज पर भीम आर्मी के साथ अब आई है भीम आर्मी 2। मेरठ के अंदर कुछ नवयुवक जो भीम आर्मी से टूटे, चंद्रशेखर से नाराज़ हैं, उन्होंने बयानबाजी भी की है। कल परसों मीडिया में भी वो आए हैं और उन्होंने अपना भीम आर्मी 2 करके नया संगठन बना दिया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, नए राष्ट्रीय संस्थापक बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के युवा स्वयं भीम आर्मी से कटकर नया संगठन बना रहे हैं। उन सबको मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग तो पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। जितने भी सीनियर लोग हैं, ये उन लोगों को भी समझाया जाएगा। इस प्रकार से विखंडित होकर कभी कोई आंदोलन नहीं चला है। आंदोलन हमेशा एक सब समूह जुट जाने से ही आंदोलन चलता है। हम अगर शक्ति नहीं बना पाएंगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। और शक्ति जो है वो संख्या में ही, संख्या बल अगर बढ़ा है तभी शक्ति है। धरातल भी तभी शक्ति है। हमारे जो है MP MLA ज़्यादा होंगे, वो जब शक्ति बढ़ेगी तभी हम जो है विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे। तो ये है कि तोड़फोड़ की कोशिश हमेशा की जाती है ताकि ये संगठित ना हो। सर, एक आखिरी सवाल, प्रचार प्रसार ऐसा किया गया कि समाज के हजारों बच्चे जो जेल में बंद हैं, चाहे वो भीम आर्मी के साथ के 40-45 लड़के रहे हो या 2 अप्रैल के बाद के जो हजारों लड़के जेलों में गए, प्रचार प्रसार ये किया गया कि जो समाज के वकील हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनको जेल से बाहर निकलवाया। लेकिन सहारनपुर के जो लड़के जेल से बाहर आए हैं भीम आर्मी के, खासकर भीम आर्मी के, उन्होंने स्पष्ट इल्ज़ाम लगाया चंद्रशेखर के ऊपर कि हमारी ज़मीनें बिक गई, हमारे मकानों के कागज़ गिरवी रखे हैं, हमें किसी भी वकील संगठन ने हेल्प नहीं की। धनंजय जी, बहुत सही आप कह रहे हैं। हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर, क्योंकि मैं खुद वकील भी हूँ अब, और हम लोगों ने जो संगठित होकर एक ग्रुप बनाए, लेकिन उन ग्रुप ने वास्तव में काम नहीं किया। कुछ लोग थे हाई कोर्ट तक
इलाहाबाद तक गए हैं, लखनऊ। मैं स्वयं कुछ पदाधिकारियों के साथ गया था सहारनपुर, हाँ। और 1 लाख रुपए मेरे स्वयं के हाथों से वकील साहब को वहाँ पर दिए गए थे सहारनपुर कोर्ट में। बिल्कुल, वकीलों ने वहाँ फिर कुछ ऐसा भी मुझे लगा कि जिसे विश्वास ना हो। मैं यहाँ पर वकीलों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो लड़के, वो जो नौजवान है, जो देश का युवा है, जो कहीं ना कहीं एक उत्साहित था कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हुआ है। नेगेटिव बिल्कुल हुआ है, इसलिए कि सही तरीके से इन लोगों ने काम नहीं किया। और मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इन शेड्यूल कास्ट की पैरवी करने के लिए जो वकील लिए गए, नॉन शेड्यूल कास्ट वकीलों ने पैरवी ज़्यादा की। उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने, सही बात है, लेकिन ये इन लोगों ने पैरवी नहीं की। क्या कमी थी, क्या मुझे लगता है कि इनके इरादों में कमी थी। अगर इनके इरादे एक होते, हर बार में इतने ज़्यादा संख्या में SC ST वकील हैं, वो सब एक ग्रुप में इकट्ठे होके किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जज के सामने जाएंगे, प्रभाव बनता है। हम जब रिट फाइल करने जा रहे थे तो वकील भी नहीं शामिल हो रहे थे, और वकालतनामा भर जाना चाहिए दोनों तरफ पर के 50-50 लोगों का जो है साइन होना चाहिए, 50 वकील खड़े होंगे हर कोर्ट में, तो उसका बहुत प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि बड़े बड़े और केसेस में आपको देखें, चैम्बर पूरा कोर्ट रूम भर जाता है, तो वो जो है इसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिए था। हमारी परेशानियों को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आप उन युवाओं को भी साथ में लेकर चलने की कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि जो लोग नाराज है भीम आर्मी से, क्योंकि चंद्रशेखर जेल से बाहर निकले, उनके पास बहुत सारे काम हैं, जेल के अंदर रहकर शायद वो नहीं कर पाए, लेकिन जेल से बाहर उनके स्वागत समारोह भी हैं, उनको कहीं संबोधित भी करना है, जाना भी है पूरे देश में कहीं ना कहीं जहाँ उनको बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शक टीम है भीम आर्मी की, वो इन युवाओं को एकजुट करने में, या वो उन युवाओं को एक साथ मिलाने में कुछ ऐसी, आप लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं ऐसा, या शुरू हो चुका है जमीनी स्तर पर? अभी जो मैंने देखा कि निरर्थक घूमना बहुत ही गलत बात है। पहले जो हमने कहा, एक कोर कमेटी इसकी गठित हो जाए भीम आर्मी की, जिसमें कि अनुभवी लोग हैं जो सही दिशा निर्देश तय कर दें। हम एकदम और ऐसे ही घूमने से कोई फ़ायदा नहीं कि आज हम पंजाब चले गए कि अभी एक कार्यक्रम चंद्रशेखर जी ने लगा दिया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हमें चुनाव में तो जाना ही नहीं है। भीम आर्मी तो आज बहुजनों को संगठित करेगी, बहुजन की समस्याओं को ऊपर उठाने के लिए। ज़रूरत पड़ेगी तो विकल्प, राजनीतिक विकल्प तैयार करेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत केवल यही है कि हम सब सारे बहुजनों को इकट्ठा करें। बहुजन में OBC माइनॉरिटीज़ इकट्ठा हों, बहुत सारे लोग इसमें रुचि भी दिखा रहे हैं। तो आज हमें उस रुचि को बरकरार बनाए रखना है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो डिवीज़न है, उस जातियों को डिवीज़न ख़त्म करना है। ST लोग भी अलग जो कि रहते हैं SC से, उनको भी साथ रख के, ताकि एक बहुत जो प्रभावशाली फोर्स बनेगी, तभी जबकि ये सारे लोग एक हो जाए। 85%। चौल साहब, आप कई दशकों से संगठन का मैनेज कर रहे हैं, और जितना मैनेजमेंट आपका अपना है महासंघ का, उसके मुकाबले मुझे कोई दूसरा संगठन नहीं दिखता है। तो इस मैनेजमेंट की परख को रखते हुए आप भीम आर्मी के जो युवा हैं, क्या संदेश आप भीम आर्मी को देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन लड़कों का जो दुख दर्द है उसको बांटे, उनको एक करे, उन युवाओं को जो आपस में लड़ रहे हैं और भीम आर्मी को छोड़कर नया संगठन बना रहे हैं, वो कैसे एक छत के नीचे आए? क्या सुझाव? सबसे पहले तो हमको एक, जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो उसमें झुकाव आ जाता है और नीचे नब जाता है। हम सभी भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि उनमें नबने की क्षमता, झुकने की क्षमता एक वो पैदा करें, अहम से दूर रहें। कई बार क्या होता है कि मीडिया देश का वाई इतनी कर देता है कि आदमी को अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, और उसके बाद आसमान से ज़मीन पर जब आदमी आता है तो सब कुछ लुट जाता है। भारत की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमने अनेकों ऐसी हस्तियों को देखा है, बनते बिगड़ते और बिगड़ते बनते देखा है। तो मेरा ये निवेदन है, भीम आर्मी निश्चित रूप से एक उभरता हुआ सामाजिक आंदोलन है, और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ये आंदोलन जाना जाता है। इसमें बहुत सारे नाम और आने चाहिए।
इसमें ओपी सागर साहब वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं, संगठन का उनका बहुत बड़ा अनुभव है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामाजिक क्षेत्र में जगह जगह काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उनकी समाज के प्रति सिद्ध रही है। तो उन लोगों को भी जैसा कि हमारे सागर साहब ने कहा कि इस संगठन का एक कोर ग्रुप बने, कोर ग्रुप में कुछ लोगों को लिया जाए। और जैसा मैंने तो अभी सागर साहब से कहा कि मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का DS4 और बामसेफ बनाना पड़ा और उनको 84-85 में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मशक्क़त उनको करनी पड़ी और उसके बाद में उनको संगठन बनाते बनाते काफ़ी लंबा समय लग गया। आज जैसा आपने कहा कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है वो पूरे देश की बॉटम दी लाइन तक पूरे देश में पूरी तरीके से सिस्टमेटिक रूप में फैला हुआ है। और जो हमने पिछले दिनों भी अगर आपने सुना हो तो हमने जगह जगह ये कहा कि 2019 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे देश के लोगों को हमने समझाने की, आह्वान करने की भी कोशिश की और हमारे आह्वान का समाज के लोगों में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। हमारी आशा तो ये है कि 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी निश्चित रूप से OBC समाज यानी कि जो अखिलेश यादव जी और दूसरे साथी उनके साथ समझौता करेंगी और समझौता करके एक बार पुनः भारत की राजनीति के अंदर बहुजन समाज पार्टी जो लोकसभा में 0 पे पहुंच गया है उसको शीर्ष पर ले जाने का काम करेंगी। और अगर किसी कारण से समझौता नहीं हुआ और 2014 एक बार पुनः 2019 में रिपीट हुआ तो समाज के सामने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और उस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि भीम आर्मी एक विकल्प के रूप में समाज के सम्मुख में देख रहा हूँ कि ये आज सम्मुख में देखता हूँ कि आज भीम आर्मी एक विकल्प समाज के लिए बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि हमने अपने जन्मदिन पे भी उस दिन कहा था आपके सम्मुख कि अगर 2019 के बाद में ज़रूरी हुआ कि इस सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन यानी राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील करने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। तो मेरा वही उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी अभी एक छोटा बच्चा है जिसको कि हमको एक बड़ा वृक्ष के रूप में उसको बनाने की जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति की है। और हम सब लोग उसमें जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जब जेल में बंद थे हमने उनकी रिहाई के लिए जो भी प्रयास किए वो देश और दुनिया के सभी लोगों के सम्मुख है। इवन हमने एक लोकसभा के सांसद तक को 2 अप्रैल को हमने मंच से जाने के लिए कहा। उसके बाद में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अम्बेडकर भवन पे उनको मंच छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जितने भी कार्यक्रम दिल्ली की धरती पर हुए या देश के कोने कोने में हुए हमने चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई के लिए बराबर पुरजोर मांग की, सरकार पर दबाव बनाया। और 7 अगस्त 2018 को भारत सरकार के एक फुल फ्लैश जो एक बड़ी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन मेघवाल जी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल जी और दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे महासंघ के करीब 50 राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। और उस दिन हमने जोरदार शब्दों में ये कहा कि हमारा भाई जेल में बंद है, हमारे बच्चे 2 अप्रैल की जेल में बंद हैं, हमारा समाज आपको कैसे समर्थन कर सकता है। उनकी अपील थी कि साहब 9 अगस्त के भारत बंद को आप वापस करने की अपील करें। और हमने बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा कि हमारा समाज को हम किस आधार पर हम अपील करेंगे आप वापस करिएगा जब हमारे समाज का कोई काम हो ही नहीं रहा है। हमारे भाई को रासुका लगा कर आपने जेल में बंद कर रखा है। और उसके बाद में तुरंत बहुत सारे वहाँ पर डिस्कशंस हुए, बहुत सारे कमिटमेंट सरकार की तरफ से आए। इसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को पास करने का कमिटमेंट हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन बहाल करने की बात हुई, पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की बात हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की बहाली की बात हुई, 2 अप्रैल को जो बच्चे बंद हुए जेल में उनको जेल से निकालने की बात हुई, उनके मुकदमे वापस करने की बात हुई। बहुत सारे मुद्दों में बड़ी खुल करके चर्चा हुई। और उसके बाद उनके नतीजे भी अब आने शुरू हो गए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आज जेल से बाहर हैं और वो आज समाज के प्रति जो भी भीम आर्मी का उन्होंने एजेंडा लिया उसको पूरा करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। तो मेरा आप यही कहना है आपके TV चैनल के माध्यम से कि भीम आर्मी आने वाले समय में हमारे SC/ST OBC यानी बहुजन समाज की एक उम्मीद है। बस जरूरत इस बात की है कि हमारे कदम इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि कहीं कदम हमारे कहीं डगमगा ना जाएं, कहीं हम लड़खड़ा ना जाएं, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हमें इस बात की छटनी भी करने की ज़रूरत है कि जो लोग समाज के प्रति समर्पित हैं ऐसे लोगों का जैसा कि सागर साहब ने कहा कि एक कोर कमेटी एक बनाने की आवश्यकता है। मैं उनके इस कथन से सहमति व्यक्त करता हूँ। वो जो कुछ लोग फील्ड में काम करें, कुछ लोग चिंतनशील RSS के पैटर्न पर बंद कमरों में बैठ करके इसकी रणनीति तैयार करें और आने वाले समय में
अगर भीम आर्मी को एक विकल्प के रूप में हम प्रस्तुत करने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे समाज के लिए एक दूरगामी कदम साबित होगा। चलिए, ये बातें तो देश और दूर विदेश की सारी हमारी हो गई हैं, अपनी बात को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन कुछ सवाल अभी निकल कर आ रहे हैं महासंघ के प्रति। महासंघ ने एक प्रस्ताव पास किया था कि हम 50 बच्चों को IAS PCS की तैयारी कराएंगे और एक अंबेडकर भवन की हम लोग एक नींव रखेंगे। तो उसके बारे में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो उनके भी जवाब अगर मिल जाए। देखिए, जब हमारा पहला जन्मदिन था तो उसको संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया था और उसमें हमने कुछ निर्णय लिए थे कि एक अम्बेडकर भवन का निर्माण हम लोग करेंगे। और जब हमारा दूसरा जन्मदिन अभी सेलिब्रेट किया गया तो उस दिन इस सवाल के जवाब मीडिया के सम्मुख हमने दिए थे। एक बार पुनः आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारे संगठन के द्वारा 1 वर्ष पहले ली गई थी और हमने उसमें 1 वर्ष का टारगेट रखा था। लेकिन कुछ ऐसी कानूनी दिक्कतें रहीं कि जो बिल्डिंग खरीदी जानी थी उस बिल्डिंग में कुछ कानूनी पेच ऐसे आए और वो मामला अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास ये है कि 2019 का जो हमारा नवंबर आता है उससे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने समाज को ये चीज़ें कि एक अम्बेडकर भवन और उसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों के लिए रहने के लिए हॉस्टल, जो पिछले वर्ष हमने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम द्वारकर से हमने अपने जन्मदिन के माध्यम से सारे मीडिया कर्मियों के सम्मुख हमने रखा था और उस पर बराबर काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि जल्दी ही वो बने और बन करके समाज को समर्पित हम करें। धन्यवाद।